हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं सुबह के वक्त नहा धोकर जब अपने कमरे से बाहर निकली तो किचन में मेरे जेठ और जेठानी की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जब किचन में गई तो अपने जेठ को देखकर मैं फौरन वहाँ से पलट गई, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ ट्राउजर में मलबूस थे। उनका कसरती जिस्म नुमाया हो रहा था। वो भी मुझे देखकर सटपटा गए थे। मैंने एक बात महसूस की थी, मेरे शौहर की निस्बत मेरा देवर ज्यादा खूबसूरत और हट्टा कट्टा था। उसकी शख्सियत बहुत पुरकशिश थी, जबकि मेरा शौहर थोड़ा कमजोर था और अपने भाई की तरह अपनी इतनी पुरकशिश शख्सियत का मालिक भी नहीं था। मैं ना चाहते हुए भी अपने शौहर और देवर का मुआवजा कर रही थी। मेरी शादी को एक हफ्ता गुजर गया था। इस पूरे एक हफ्ता में मेरा शौहर एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। वो मेरे साथ हंसता बोलता, इधर उधर की बातें करता, मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता और फिर करवट बदल कर सो जाता था। मैं उसके रवैये पर हैरान परेशान थी। आखिर इस रवैये की क्या तुक बनती थी? इस कदर हसीन बीवी के होते हुए भी उसको खुद से दूर रखने की क्या तुक बनती थी? कभी कभार मुझे खौफ और वहम सताने लगता कि मेरा शौहर नामर्द है क्या, उसके लिए मेरे करीब नहीं आता वो। और इस ख्याल से आते ही मेरी जान निकलने वाली हो जाती। मैं कैसे इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी जिससे मेरे जज्बात और एहसासात की परवाह तो दूर, मेरी जरूरत तक का ख्याल नहीं था। अगर मैंने यही करना था तो फिर इसे शादी करने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे न जाने क्यों बात बात पर गुस्सा आने लगा था और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा था। वो मेरे करीब तो नहीं आता था और इस बात की वजाहत भी नहीं दी कि आखिर क्या वजह है कि वो मुझसे दूर रहता है, और मैं शर्म के मारे उससे कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। ना खुद से उसके करीब जा पा रही थी। मेरे अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई थी। एक दुल्हन बहुत अरमान सजाकर नए घर में आती है। मुझे एक ताकतवर शौहर चाहिए था, इसीलिए मैंने एक अरबी से निकाह किया था। लेकिन ना तो वैसा वो था जैसा मैंने चाहा था और जैसा मैंने सोचा था। ये तो बिल्कुल ही मुझे मेरी ख्वाहिश के उलट इंसान मिला था, जिसने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी, उल्टा मेरी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर वैसे ही सो जाता था कि करवट बदल कर नहीं देखता कि उसकी बीवी जाग रही है या किसी बेचैनी में रात गुजर रही है। जब मैं अपने जेठ को देखती तो मुझे ठंडी आह भरकर मैं रह जाती। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखता था। मेरी नजरें उस पर से हटने से इनकार कर देती थी। मेरा दिल करता था कि टिकटिकी बांध कर बस उसकी तरफ देखती रहूं, और उसको देखकर मैं रश्क से सोचती कि काश मेरा शौहर भी इतना ही हैंडसम और ताकतवर होता। मगर मेरे नसीब में यही शख्स लिखा था, और अफसोस तो मुझे इस बात पर था कि शौहर होकर भी उसमें शौहरों वाली बात कोई नहीं थी। उसने मुझे अभी तक मेरा जायज हक भी नहीं दिया था, और मैं शर्म के मारे इससे ये बात भी नहीं पूछ सकती थी कि वो मेरे करीब क्यों नहीं आता। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचना शुरू कर देता। हर रोज कमरे में आने के बाद ढेरों परफ्यूम खुद पर उंडेलता। वो मेडिसिन खाता, जड़ी बूटियों का अजीब सा मरगूबा इस्तेमाल करता और दूध का ग्लास पीकर सो जाता, और मैं पूरी रात करवटें बदल बदल कर बेचैनी से गुजार देती। और जब सुबह अपने जेठ को देखती तो उसकी बीवी पर मुझे रश्क आने लगता। मेरा जेठ बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान था। वो मुझे अपने भाई की इज्जत समझकर नजर उठाकर भी नहीं देखता था, और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं खुद बहुत खूबसूरत नजरअंदाज किए जाने पर काबिल नहीं थी, और एक वो था जिस पे मेरी कोई बात असर नहीं कर रही थी। तभी मैंने सोचा कि मुझे उसे अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मुझ पर से नजरें हटाना भूल जाए। और फिर इस दिन मुझे मौका मिल गया। इस दिन इसकी बीवी मैके में गई हुई थी, मगर घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। मेरा शौहर रात को लेट आता था और जेठ सरे शाम ही ऑफिस से घर आ जाता था। इस दिन भी वो घर आए और अपने कमरे में लेट गए, और मैं चाय बनाकर उसके कमरे में गई तो मुझे अपने कमरे में देखकर सिटपटा गया। इस वक्त वो सिर्फ ट्राउजर और बनियान में मलबूस था। जब ही वो मुझे देखकर घबरा गया था, मगर मैंने उसे इत्मीनान से देखा। मेरे चेहरे पर न जाने ऐसा कौन सा तासुर था जो वो परेशान हो गया और हैरान नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने साइड टेबल पर चाय रखी और उसके पास बैठ गई। ये देखकर वो पीछे हट गया और कहने लगा, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है? मगर मैं इस वक्त बहक रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं ये बात भूल जाना चाहती हूँ। बेहतर ये है कि तुम भी ये बात भूल जाओ। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। तब मैं फौरन से अपनी जगह से उठकर कमरे में आ गई, और वो घर से बाहर न जाने कहाँ चला गया। रात को वो फिर मेरे शौहर के घर आने के बाद ही आया था।
2 दिन तक मेरी जेठानी अपनी माँ के घर पर रही थी और 2 दिन तक मेरा जेठ मुझसे कतराता रहा था। वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैं मुसलसल उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी भी तरह उसको अपनी तरफ मतवज्जो करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना चाहती थी। मुझे इस बात का भी ख़्याल नहीं था कि अगर किसी ने देख लिया या उसने किसी को बता दिया कि मैंने उससे अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की है या उसके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू, तो मेरी जान निकल जाती और उनकी नज़रों में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाती। इस वक्त मुझे इन सब बातों का कोई ख़्याल नहीं था। दूसरी तरफ मुझे अपने शौहर पर हैरत होती थी। वो मुझे मायने खरीद से देखते हुए अजीबो-गरीब सी जड़ी-बूटियाँ इस्तेमाल कर रहा था और फिर तेल की एक बोतल उठाकर वो वॉशरूम में चला जाता। मैं उसको देख-देख कर खौलती रहती थी। न जाने ये दोनों भाई कैसे इंसान थे। इन पर तो किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। इस दिन हम दोनों बाहर खाना खाने का इरादा रख रहे थे। मैंने अपने पसंद का कलर काले रंग का कपड़ा पहना और इंतहाई नफीस सा मेकअप किया। आईने में जब मैंने खुद को देखा तो आईना मुझे सराह रहा था। मैं अपनी खूबसूरती देखकर फूले नहीं समा रही थी। तभी मेरे ज़हन में एक तरकीब आई जिससे मैं अपने जेठ को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती थी और यह मौका गनीमत मुझे लगा जिसे मैं हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। तभी मैं बिना दरवाजे पर दस्तक दिए अपनी जेठानी के कमरे में आई तो वो दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ थे। मुझे देखकर दोनों ही शर्मिंदा हो गए और मैं भी ये देखकर बौखला गई थी। तभी मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा कि हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, रात को थोड़ा लेट वापस आएंगे। जेठानी मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ, तो यही तो दिन है तुम लोगों के घूमने फिरने के। अच्छा है, एंजॉय करो और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। तभी मेरी अपने जेठ पर नजर पड़ी तो वो अजीब सी नजरों से मुझे ही देख रहे थे। कहते हैं कि अगर पत्थर भी पानी पड़ते रहे तो वो इसमें भी शगाफ पर डाल देता है और मेरा जेठ भी तो इंसान ही था, तो फिर उस पर मेरा ये रंग और रूप कैसे असर न डालता। और यूं भी मैं उसकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बीवी आम सी शक्लो सूरत की मालिक थी जबकि मैं इंतहाई हसीन थी। ये भी कुदरत ने अजीब खेल खेला था। मेरा शौहर जो इस कदर ताकतवर और सेहतमंद नहीं था, उसे मुझ जैसी हसीन अप्सराओं जैसी बीवी मिली थी, जबकि मेरा जेठ जो बेहद हसीन और सेहतमंद था, उसे आम और मामूली सी शक्लो सूरत की बीवी मिली थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगा। चूंकि हर वक्त उसकी बीवी घर पे होती थी, इसलिए वो अपनी बीवी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करता था जिससे उसकी बीवी चौंक जाए और हम दोनों पर एतराज करे। मगर अब उसकी नज़रों में वाजे मेरे लिए पैगाम नजर आने लगा था और कई बार उसने इशारे भी किए थे जो मेरी समझ में खूब अच्छे तरीके से आ रहे थे। मैं इस बात पर खुश थी कि मेरा जेठ मुझे पसंद करने लगा था। अब अगर मेरा शौहर मुझे लिफ्ट ना ही भी करवाता तो मुझे उसकी इतनी परवाह नहीं थी। मेरी ज़रूरत अगर उससे पूरी हो जाती तो मुझे और क्या चाहिए था। अब मैं जल्द अज जल्द ये एक मौका ऐसा चाहती थी जो मुझे मेरे जेठ के करीब जाने में मदद देता और मेरी इससे ज़रूरत पूरी हो सकती और मुझे इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। मुझे जल्दी से ये मौका मिल गया। एक दिन मेरी जेठानी मोहल्ले में एक घर में गई हुई थी। उसका इरादा 4-5 घंटों से पहले आने का नहीं था क्योंकि वहाँ पर उनकी सहेली की मंगनी की रस्म थी और उसे वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाना था। मैंने अपने जेठ को काफ़ी कॉल की तो वो सुनकर भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं अभी घर आ रहा हूँ। जब वो घर पर आया तो आते साथ वो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी खूबसूरती को सराह रहा था और मेरे शौहर की किस्मत पर रश्क कर रहा था। उसकी नज़रें मुझे सभी पैगाम वाज़े तौर पर दे रही थी और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और खुश दिली से उनकी तमाम तारीफ़ों को वसूल कर रही थी। और आने वाले लम्हे के एहसास से मेरा दिल हाथों से जैसे निकलता जा रहा था। इससे पहले कि हम दोनों करीब होते तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये देख के मैं घबरा गई कि इस वक्त कौन आ गया। मेरा तो सारा मज़ा किरकिरा होके रह गया था। मेरे जेठ कहने लगे कि तुम यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर से मेरी जेठानी की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, आप इस वक्त घर पे क्या कर रहे हैं? आप तो अपने ऑफिस में थे ना? मेरा जेठ उससे कहने लगा कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। और इसके बाद न जाने क्या बात थी कि जेठानी एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली। हालांकि मंगनी की रस्म अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उसे 2-3 बार दुल्हन की बहन ने आकर बुलाया भी, मगर उसने जाने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद वो मुझे अजीब नज़रों से देखती रही। इसके बाद हम दोनों को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम दोनों के दरमियान मोबाइल पर राब्ता कायम था और हम दोनों ही इस बात पर झुंझलाए हुए थे कि आखिर ये जेठानी नाम का कांटा हम दोनों के दरमियान से कुछ पल के लिए निकल क्यों नहीं जाता। हम इसका कहीं आने जाने का इंतजार करते बिल्कुल थक चुके थे। अब मेरे जेठ का कहना था कि घर में तो ऐसा मुमकिन नहीं था। वो अब मुझसे बाहर मिलने का प्लान बना रहे थे और मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं भी दिलो जान से इस बात के लिए तैयार थी क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसा मैंने हमेशा ख्वाब देखा था और मुझे इस वक्त अपने ख्वाब को छूने का ज़्यादा अहम काम और कोई नहीं लग रहा था। मुझे बस अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी। अपने आइडियल के खाते पर मैं समझौता कर भी लेती
मगर मेरे शौहर का करीब ना आना और इस बात की कोई वजाहत ना करना मुझे झंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। बाकी काम फजूल और बेबुनियाद लग रहे थे। इस दिन खिलाफ मामूल मेरा शौहर दवाएं इस्तेमाल करने के बाद सोने की बजाय मेरे पास आकर बैठ गया और फिर उसने जब मेरे सामने अपनी कमीज उतारी तो ये देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। और फिर अम्मा को हर वक्त उठते बैठते मेरी शादी की फिक्र सता रही थी। हर रोज वो रिश्ता करवाने वाली औरत को घर पे बुला लेती और उसे कोई अच्छा रिश्ता देखने की हिदायत करना शुरू कर देती। अम्मा को न जाने क्यों मेरी शादी की किस कदर जल्दी थी। मैं भी शादी करना चाहती थी, मुझे भी दुल्हन बनने का बहुत शौक था, मगर मैं इसके लिए इतनी उतावली भी नहीं हो रही थी कि यूं हथेली पे सरसों जमा लेती या किसी से भी शादी कर लेती, क्योंकि मेरा अपना शरीके हयात के हवाले से ख्वाब था और मैं इसी जैसा ही अपना शरीके हयात चाहती थी। शरीके हयात के मामले में मैं कोई भी समझौता करने पर तैयार नहीं थी। मैं जानती थी कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, इसलिए मैं खूब सोच समझ कर शादी करना चाहती थी और किसी ऐसे शरीके हयात का इंतखाब करना चाहती थी जो बिल्कुल मेरे आइडियल के खाके पर पूरा उतरता। रिश्ते कराने वाली ने अम्मा को इस रिश्ते के बारे में बताया था। लड़का सऊदीया में जॉब करता था, उसका एक भाई ही था जो शादीशुदा था। इन दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। अम्मा ने ये सुना तो खुशी से झूम उठी थी। अम्मा तो यही चाहती थी कि मैं किसी ऐसे घर में जाऊं जहाँ पे भरा पूरा ससुराल ना हो और मुझे ससुरालियों की खिदमत करना झंझट भी ना पड़े, आज़ादी मिल जाए इससे, क्योंकि हमारे घर में भी हम माँ बेटी दो ही लोग रहते थे। मेरे अब्बा बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे और आज ऐसा रिश्ता आ ही गया था। अम्मा वो रिश्ता देखने के लिए गई तो इन्हें लड़का बहुत पसंद आया और वापस आकर वो लड़के की तारीफों में रत्बुल लिसान थी। मैं भी देखना चाह रही थी कि आखिर अम्मा ने ऐसा कौन सा गौहर नायाब ढूंढा है मेरे लिए जिनकी तारीफों की वो यूं पुल बांध रही है। मगर न जाने क्यों अम्मा से ये बात कहते हुए मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने ये फैसला अम्मा पर छोड़ दिया। इस दिन अम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से कपड़े पहनने और तैयार हो जाने का कहा और आज तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये सुना तो मैंने काले रंग का सूट निकाला और नहाकर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। आईने में मैंने अपना तनकीदी जायजा लिया तो खुद को सराहे बिना ना रह सकी। अम्मा ने भी सताइशी नजरों से मुझे देखा, तभी वो लोग आ गए थे। उसका बड़ा भाई और भाभी मुझे देखने के लिए आए थे। मैंने उसके भाई को देखा तो देखती की देखती ही रह गई। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसकी खूबसूरती देखकर तो मैं बिल्कुल उस पर फिदा हो गई थी। वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था, जबकि उसकी बीवी आम सी शक्लो सूरत की थी। इन लोगों की आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी थी और मुझे इत्मीनान था कि वो लोग मुझे नापसंद नहीं करते। ऐसा ही हुआ। उन्होंने जाने से पहले ही मेरी पसंदीदगी के इजहार कर दिया और लड़की की भाभी कहने लगी कि मेरा देवर कम छुट्टी पर आया है, उसे फिर 2 महीने बाद वापस चले जाना है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शादी जल्दी कर दें ताकि वो कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ यहाँ पर गुजार सके। और कागजात बनाने में तो न जाने कितना वक्त गुजर जाएगा। अम्मा को भी ये बात माकूल लगी थी और अम्मा ने भी मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। अम्मा ने मेरे लिए काफ़ी जमा पूंजी कर रखी थी। मेरे अब्बा की पेंशन हम दोनों के लिए काफ़ी थी। यूँ तो हम दोनों के अखराजात महदूद ही थे, इसलिए बाकी रकम अम्मा मेरे लिए पसे अंदाज करती रहती थी। अम्मा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सा जहेज तैयार किया था। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बहुत सारे रस्म रिवाज को पूरा करने के बाद मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। मैं उजला अरूसी में बैठी शिद्दत से अपने शौहर की मुंतजर थी। मैंने अपने शौहर की अम्मा से बहुत तारीफें सुनी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और अम्मा की बात पर मैंने एतबार करके इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। और अब मेरा बुरी तरह से दिल धड़क रहा था। मेरी हथेलियां पसीने से पसीज रही थी। मुझे इसके भाई का चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। अगर वो इतना खूबसूरत था तो जाहिर सी बात है उसका भाई भी इतना ही खूबसूरत होता। मैं आने वाले वक्त के बारे में तसव्वुर करके घबराहट का शिकार हो रही थी और बार बार शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। न जाने किस तरह मैं अपने आप पर काबू पाकर बैठी हुई थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठा और उसने मेरा घूंघट उठाया तो बेसाख्ता उसके मुंह से माशाअल्लाह निकला। और मैंने जब नजर उठाकर उसे देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। बेशक उसका रंग गोरा था, उसके नकोश भी अच्छे थे, मगर वो दुबला पतला सा था और मुझे इतने दुबले पतले लड़के अच्छे नहीं लगते थे। शादी के लिए मैंने तो अपने शरीके हयात के लिए सोच रखा था कि वो ऊंचा लंबा और चौड़े शानों का मालिक होगा। मुझे इस तरह के लड़के अच्छे नहीं लगते थे। मैं कोई ताकतवर जिस किस्म का मर्द चाहती थी, जो मेरा शौहर बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया था। मेरा शौहर भी खूबसूरत था, इसलिए मैंने किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया था। मगर इसके अगले कदम ने फिर से मुझे हैरान कर दिया था और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करता रहा, अपनी पसंद नापसंद बताता रहा और फिर करवट बदलकर सो गया। मैं अपनी जगह हैरान परेशान रह गई थी। वो भला ऐसा कैसे कर सकता था? और अब मुझे इस बात का जवाब मिला तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उसके जिस्म पर फोड़े निकले हुए थे, जिससे बदबूदार मवाद निकल रहा था।
और मैं उसको देखकर अपना नाक पर हाथ रख लिया और अपनी जगह से पीछे हटकर बैठ गई। मेरी हालत देखकर वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये देखकर कराहियत और गंदगी का एहसास हो रहा है। इसीलिए मैं इतने टाइम से तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे घिन खाओ। मगर अब मुझे लगता है कि मुझे पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे दूर होती जा रही हो और मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें देखते ही मैंने पहली नज़र में पसंद कर लिया था और मैं इस बात पर खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि तुम्हारे जैसी मुझे अच्छी नेक बीवी मिली। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और लड़की होती तो वह वेला मचा देती, इस बात पर शोर मचा देती। मगर तुम बहुत ही अच्छी और बाहया लड़की हो और इस बात पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे तुम पर फख्र है। बाकी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। ये इंसान की तरबियत ही होती है जो उसको इस कदर अजीम बना देती है, और तुम मेरे लिए बहुत अजीम हो। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी नज़रें झुक गई थी। मेरी आंखों से नदामत के आंसू बह रहे थे। वो क्या था और मैंने उसे क्या समझा था? उसे मेरे एहसासात का इस कदर ख्याल था कि उसने मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि मेरे जज्बात का ख्याल रखा था। ऐसा शख्स भला मुझे और कहाँ मिल सकता था? मुझे अपने आप से शर्म महसूस होने लगी। वो जिस तरह से रोते देखकर मेरा शौहर बौखला गया और जल्दी से मेरे आंसू साफ करने लगा। वो मेरे करीब होने से भी डर रहा था कि कहीं मुझे फिर से बदबू महसूस ना होने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने शौहर को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी और ना ही कभी आपको गलत समझूंगी। और ये बात मैं पूरे दिल से कह रही थी, क्योंकि मुझे इस शख्स की कदर हो गई थी। और अगले दिन जब मेरे नंबर पर मेरे जेठ के मैसेजेस आने लगे तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आज के बाद मुझसे इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा आपके साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। आज के बाद मैं आपसे ऐसी कोई बात भी नहीं करूँगी और ना ही आपसे कोई ऐसी बात सुनूंगी। अपने इस अमल के लिए अपने अल्लाह के साथ साथ अपने शौहर से भी माफ़ी मांगी, और इसके लिए मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि आपको बहकाने में ज़्यादा किरदार मेरा ही था। मैं खुद ही अपनी तरफ आपको राग़िब कर रही थी। आप तो मुझे बिल्कुल भाइयों की नज़र से देखा करते थे। ये कहने के बाद मैंने अपने जेठ के नंबर को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था और इस बात का तहैया कर लिया था कि मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार रहूंगी। एक ना एक दिन वो ठीक हो ही जाते और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते। रह रह कर मुझे इस बात पर शर्मिंदगी होती थी मैं अपने शौहर के साथ भी धोखा कर रही थी, जबकि मेरी तरबियत की तारीफ़ कर रहा था वो। अगर मैं अच्छी तरबियत कर लेती अपनी, तो मेरे माँ बाप की तरफ तरबियत पर उंगली उठनी थी। मेरे माँ बाप और मेरे शौहर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, मगर शुक्र है बर वक्त मेरी आंखें खुल गईं और मैंने तौबा पढ़ी। हर वक्त मैं तौबा पढ़ती रहती थी और अपने अल्लाह से माफ़ी अपने लिए मांगती रहती थी। मैं सारी ज़िंदगी अपने शौहर की वफादार रहना चाहती थी। मैं जिसकी अमानत थी उसकी अमानत में खयानत नहीं करना चाहती थी। हालांकि मैं बहक गई थी, पर अब मैंने सबक सीख लिया था। अब मैं जी जान से अपने शौहर की खिदमत कर रही थी। उनके ज़ख्मों पर मैं खुद मरहम लगाती थी। हालांकि मुझे वो रोकता था और कहता था कि तुम्हें इन जख्मों से घिन आएगी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर आपके दुख में मैं आपके साथ खड़ी नहीं होंगी तो मुझे इस बात का कोई हक नहीं है कि मैं आपके सुख में आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर मेरे शौहर बहुत खुश हुए थे। हालांकि मैं अपने किए का दावा कर रही थी। मेरे शौहर बार बार कहते थे कि तुम मेरी किसी नेकी का अजर हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ टाइम के बाद मेरे शौहर के जख्म ठीक होने लगे थे। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, बस इन्हें एलर्जी हो गई थी और वो तमाम जड़ी बूटियां और दवाएं वो इस एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़े टाइम के बाद वो वापस चले गए और फिर जाते साथ ही उन्होंने मुझे वहां बुलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ऐसे में अकेले ससुराल में रहना मुनासिब नहीं समझ रही थी मैं। तभी मैं अपने शौहर की इजाज़त से अपनी माँ के घर आ गई, और फिर जब मेरे शौहर ने मेरे लिए कागजात भिजवाए तो मैं उनके पास आ गई और सबसे पहले मैंने वहां पर उम्रा अदा किया और अल्लाह के घर में सर्वसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मुझे भी सच्ची खुशी मिल गई थी। मेरा दिल सुकून और इत्मीनान से भर गया था। वहां जाने के कुछ अरसे बाद ही मेरे शौहर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गए थे। अब इनके जिस्म की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे इन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई। फिर कुछ अरसे के बाद माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे खूबसूरत रिश्ता तो यही है। अब जब भी अपने जेठ के सामने जाती हूँ तो नज़रें झुका कर जाती हूँ, क्योंकि वो जो कुछ मैं कर चुकी थी उसके बाद मैं खुद को नज़र उठाकर बात करने के काबिल नहीं समझती थी। वो भी शुक्र बात है कि उसने मेरा राज किसी को नहीं बताया और मेरी इज्जत रख ली, और न जाने क्या हो जाता। सच कहते हैं अपनी इज्जत संभालना औरत के हाथ में ही होता है, कि जब तक वो किसी मर्द को इशारा ना दे मर्द उसकी तरफ नहीं आता। एक औरत का किरदार मजबूत हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती
کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں۔